अदनान, जैसे इन्होंने कहा, आपकी एज 4 साल पहले तो ऑब्वियसली आप मैच्योर होंगे, तो फिर भी इतना ज़्यादा अपने दिल पे एक चीज़ को ले लेना, क्योंकि अदनान से जब मैं बात कर रही थी, अदनान की मुझे एक बात अच्छी लगी कि मुझे सिर्फ अपने वालिद साहब के बारे में बात करनी है, कि उनकी पर्सनालिटी, तो जैसे आपने कहा कि उनके लोग ऐसे कोई खातून आई, क्या पर्सनालिटी थी? अदरवाइज अब्बू की पर्सनालिटी थी वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे और वो उन्होंने हमेशा से यही सिखाया कि आपने अपनी सराउंडिंग को हिफाजत देना है, उसको सिर्फ हिफाजत करना इन अ गुड वे। सो उनकी पर्सनालिटी बहुत केयरिंग थी। आई गेस हर किसी की होती है। जब आप बाप बनते हैं या माँ बनते हैं तो फिर आपके अंदर अल्लाह ताला वो बात डाल देते हैं कि आपने अपनी और अपनी सराउंडिंग की हिफाजत करनी है। बिल्कुल। ये तो मैं और आप का जहन होता है ना कि हम किसी को बोलते हैं कि ये चालाक है या ये नेचर वाइज सही नहीं है, बट अपने अपने एंड से हर कोई अच्छा कर रहा होता है, पॉजिटिव होता है, हर कोई पॉजिटिव। बट यू सी मेरी लाइफ में मेरे फादर ने कभी मुझे ये नहीं सिखाया कि वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। कितनी अच्छी बात है। कभी नहीं। वो कहते थे कि जब मैं इंडस्ट्री में आया तो जैसे लोग, और क्या एज थी आपकी, आई एम सॉरी, जब आपने स्टार्ट कर दिया था अपना ये? आई वॉज इन 6th क्लास, मैंने मॉडलिंग की। अच्छा। या 6 के बाद 7 वो एक एड रिलीज होने के बाद अब्बा ने बोला नहीं करना, अब पढ़ेंगे। अच्छा, पढ़ाई कंप्लीट की, फिर पढ़ाई कंप्लीट की, फिर मैंने ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद फिर मैं एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है नबीला, हाँ जी, उनके पास गए, उन्होंने उठा लिया। फिर मैं, आप ये देखें नबीला जी ने कितने लोगों को बनाया है। एनीवेज, तो पापा ने कभी भी कोई इस ग्रेजुएशन पे, पढ़ाई पे जो सारे पेरेंट्स करते, हाँ। उसके बाद जब इस फील्ड में आ गए, बट अम्मी जो हैं वो बहुत रिलीजियस हैं बट ओपन माइंड। अच्छा। कि उनको पता है कि आप नमाज पढ़ें, हाँ। और अपनी सराउंडिंग का ख्याल रखें, बाकी मुझे इंडस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, अब उनको शुरू में होता था कि नहीं ये नहीं करना है, हाँ। क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में मेल मेकअप आर्टिस्ट कम होते, बहुत कम होते थे। बिल्कुल। सो जब भी लोग इमेजिन ही नहीं करते थे कि एक लड़का मेकअप आर्टिस्ट, जब भी मैं जाता था बाहर तो आप जैसे सारे दोस्त मिलते थे, रिस्पेक्ट करते थे, तो अब अम्मा अब्बा बोलते थे नहीं ये बिल्कुल अच्छी फील्ड में है क्योंकि रिस्पेक्ट मिल रही है, और सब बहुत प्यार से, बहुत छोटा था मैं उस टाइम पे भी, तो बहुत प्यार से मिलते थे सारे लोग। सो अब्बा मुझे यही बोलते थे कि जहाँ से हाथी गुजरता है वहाँ से धूल उड़ती है, तो आपने किसी की फिक्र नहीं करनी, सिर्फ अपने आप को देखना है। कितनी प्यारी बात है ये कि लोग तो बोलते ही रहते हैं, हाँ, बट वो ये बोलते हैं कि अगर नेगेटिव वो भी नहीं है, बट लोगों के पास जो ना एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ चीज़ है नहीं। हाँ, तो मैं यही तो बोलेंगे। आपके पास क्यों हम साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट या उसके पास जाने की कोशिश करते हैं? अब इतना ज़्यादा इस चीज़ का रुझान हो गया कि लोग कहते हैं कि यार मेरी कोई बात ही सुन ले, मुझे समझ ही ले कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मजाक बनाने वाले यूँ आ जाते हैं। बेसिकली मुझे लगता है कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक काम पर्सन होते हैं और वो उनकी जॉब ही आप सुनना होती है, ठीक है। तो फिर लोग आपके पास इसलिए आते हैं कि आपको सिर्फ अपने रुदात सुना दें, अपने दिल का हाल सुना दें। सो इनडायरेक्टली अगर मुझे लगता है कि अगर हम फैमिली में भी एक दूसरे के साथ उतना कनेक्शन कर लें, बिल्ड कर लें, तो हमें ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, जो इनिशियल स्टेज थी जब योर फादर पास्ड अवे, वो क्या स्टेज थी? क्योंकि अदनान, मैंने देखा आपने माशाल्लाह उनको उम्रे भी कराए और लेके गए, अम्मी को भी लेके गए थे। वो जो इनिशियल स्टेज थी वो किस तरह मुश्किल? काम कर सकते थे आप? काम में दिल लगाया या काम नहीं होता था? वो तो बहुत पेनफुल था वो दौर, क्योंकि अब्बा की जब डेथ हुई तो से एक रात पे 4 डेज़ वो हॉस्पिटलाइज थे, एंड मैं 4 दिन सिर्फ गाड़ी में ऐसे बैठता था, मैं अपने दोस्त के साथ, वो लाहौर से, जुल्कनैन, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा। सो वो और मैं ऐसी गाड़ी में बैठते थे और मैं कुरान पढ़ता होता था, और जब भी किसी के बाहर रोने की आवाज़ आती थी तो मुझे लगता था कि पता नहीं मेरे अब्बू को कुछ ना हो गया हो। सो वो जो उनकी डेथ से एक दिन पहले मैं बात कर रहा था, मैं जो भी अब्बू के रूम में जाता था मैं उसको पैसे देता था कि प्लीज़ अपने फ़ोन से अब्बू से मेरे
कॉल करवा दें, क्योंकि इजाज़त नहीं थी, ही वॉज इन आईसीयू। आईसीयू में इजाज़त नहीं। तो वो क्या करते थे कि वो मुझे कॉल करवाते थे और डेथ से एक रात पहले ही वॉज टॉकिंग विद मी एंड वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे सारी कि माँ का ख्याल क्या करना है, और आप लोग बहुत, हम 2 भाई हैं, अदील और मैं, तो उनको वो मुझे ये कह रहे थे कि आप दोनों भाइयों का कुछ नहीं बिगड़ा इस फेम से और शोबिस से। सो आई वॉज लाइक कि इस सारी इंस्ट्रक्शन में मेरा रोल मैं कहाँ हूँ? तो उन्होंने कहा तुम्हारी तो बेस है सारी। और जब कॉल डिस्कनेक्ट हुई और मैं वापस गाड़ी में आके बैठा, और वो रात मेरी बहुत मुश्किल डबल बेचैनी वाली थी जो 3 रातें पहले गुजर चुकी थी। सुबह 9:30 डॉक्टर ने कहा कि आपके फादर की हालत बहुत क्रिटिकल है, अब हमें नहीं लगता कि हम उनको बचा पाएंगे, सही, आप दुआ करें। मैं अब्बू के जो डॉक्टर थे जो उनको अटेंड करते थे, तो मैं उनके पास गया और मैंने उनको कहा कि पहली दफ़ा किसी को मैंने ये कहा अपने मुंह से कि प्लीज़ गूगल माय नेम, मैं पाकिस्तान के लिए मैंने बहुत अच्छा काम किया है और आप मुझको जाने दें, मुझे SOPs का पता है क्योंकि मैं मंथ में 3 दफ़ा कोरोना टेस्ट करवाता हूँ, बिकॉज ऑफ शूट, क्योंकि शूट पे था, लाजमी था कि आपको कोरोना टेस्ट के साथ ही एंटर सेट पे होने देते थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप जाएं। तो मैं फार्मेसी जाता हूँ PP सूट लेने के लिए, और जैसे ही मैं डोर पे पहुंचता हूँ और वो अटेंडेंट बाहर निकलता है, ही वाज लाइक ही इज़ कमिंग आउट। तो वो जो लफ्ज़ है कि वो बाहर आ रहे हैं, वो मेरे लिए खुशी के लिए नहीं थे। वो तो खुशी के नहीं होंगे, मुझे पता था कि वो क्यों आ रहे हैं। वो जो वक्त था ना हमना, जैसे मैंने कहा कि मैं 4 रातें गाड़ी में बैठ के गुजारे थे, तो मैं ऐसे ही खड़ा नहीं हो सकता था। ये वालिदैन होते हैं आपके। और मुझे लगता था कि ICU के दीवार पे ना शीशा लगा हुआ था। हाँ। मेरा अब्बू से रिलेशन बहुत उस तरह का था कि जैसे ये मेरा बड़ा बेटा है, और अब्बू से बोलते थे कि मेरा भी बाप है। तो मेरा प्यार वाला रिश्ता था, बट वो सीक्रेट जो होता है, जो अदील जो हैं छोटे भाई, वो अब्बू के बहुत लाडले थे, और मैं बहुत प्यार था। कुछ हिडन लव्स होते हैं जो नहीं नजर आ रहे। और मैं ना उनको उस दरवाजे से ना ऐसे शीशे के उससे हार्ट बना के फ्लाइंग किसेस भेजता था कि आप बहुत तकलीफ वाला ये स्टेज होगा, आई एम श्योर।